नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंडियन पॉलिटी का एक और अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में, तो उसी से हम आगे चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, मेरा आपको सुझाव है कि जिसने भी अब तक वो 1861 वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को आप पहले जरूर देखें, जिससे आपकी इसकी समझ एक बेहतर बन सके। और मेरा आपको तो सुझाव भी है कि आप सारी वीडियो देखें जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से मैंने बनाई हैं, उन सारी वीडियो को देखें, जिससे आप कहानी की तरह समझ सकें सारी जितनी भी चर्चाएं अब तक हुई हैं। ठीक है, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये वाली मेरी वीडियो थी, और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि इसका कारण क्या रहा। पृष्ठभूमि, अच्छा, इस वीडियो में दोस्तों हम केवल 3 बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से क्या क्या हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसके क्या कारण थे, फिर इसका प्रावधान क्या थे, इसमें जो प्रावधान इसमें किए गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और सबसे आखिर में जानेंगे इसके मूल्यांकन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 2-3 बातें बताई थी कि यहाँ से पहली बार परिषद बनी थी। ठीक है, और परिषद में भारतीयों को जोड़ा गया था। यहाँ भारतीयों को जोड़ा गया था इस अधिनियम के माध्यम से, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 3 भारतीय जोड़े गए थे, केवल 3 भारतीय, एक बात तो ये। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें आपको बताया था कि पोर्टफोलियो प्रणाली स्थापित हुई थी इसके माध्यम से ही, यानी प्रत्येक विभाग का किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, प्रत्येक विभाग का प्रभारी बनाया गया था। वो जो 5 सदस्य थे जो काउंसिल के, उनमें से किसी न किसी को विभाग दिया गए थे। विभाग भी मैंने आपको बताए थे दोस्तों। ठीक है, जब ये अधिनियम पारित हुआ तो इससे ना तो भारतीय ही संतुष्ट हुए, भारतीय भी संतुष्ट नहीं हो पाए, ना भारत सरकार ही संतुष्ट हो पाई। अब भारत सरकार से मतलब दोस्तों यहाँ वही है जो गवर्नर जनरल या वायसराय थी, वायसराय उसकी परिषद। अब दोस्तों, आपको प्रशासन कैसे हो रहा था भारत में, मैंने आपको विस्तार में बताया था 1858 के भारत शासन अधिनियम में। आप, ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें कि भारत में शासन किस प्रकार हो रहा था। मैंने विस्तार से बताया था कि भारत में एक वायसराय था, इंग्लैंड में एक सचिव था, सचिव की काउंसिल थी, वायसराय कनेक्ट करता था राज्य सचिव से, करता है, मतलब यहाँ तक ये सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं। तो भारत सरकार से मतलब वही है जो वायसराय और उसकी काउंसिल। तो दोस्तों, इस अधिनियम के माध्यम से जो वायसराय और काउंसिल थी, ये भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। ये भी चाह रहे थे कि इन्हें ज्यादा अधिकार मिले, जो भारत सरकार है, यानी वो भी ऐसा चाह रहे थे कि ज्यादा उन्हें अधिकार मिले, जो कि इस समय किसके पास था, भारत सचिव के पास था। ठीक है, ये बातें यहाँ तक थी। एक बात तो ये थी, ठीक है, यानी ना तो भारतीय संतुष्ट हो पाए थे इस अधिनियम से, ना भारत सरकार। अच्छा, अधिनियम जब भी आता था तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो ब्रिटेन की संसद में लाया जाता था। ब्रिटेन संसद में अधिनियम, जितने भी अधिनियम आए थे, ये कोई भारत में नहीं लाए गए थे। ये सारे अधिनियम कहाँ लाए जा रहे थे, सब ब्रिटेन संसद में लाते थे। और लाता कौन था, भारत सचिव लाता था, चर्चा करके, किससे, वायसराय से चर्चा करके। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कनेक्ट करके ध्यान रखना है कि अधिनियम कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को जोड़ा गया था। भारत केवल जोड़े गए थे, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। वो आइए, नियम जब बन रहे हैं उनमें चुप बैठिए और चले जाइए, केवल ये इसलिए भारतीयों को जोड़ा गया था, और इन्हें बोला गया था गैर सरकारी सदस्य। लेकिन एक बात और इसकी इंपॉर्टेंट थी इस अधिनियम की दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, इस अधिनियम के माध्यम से विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया था। विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि जो प्रांत थे उनको भी शासन व्यवस्था दी गई थी वापस। वहां भी एक क्या होता था, गवर्नर होता था और उसकी काउंसिल होती थी हर प्रांत में, और काफी प्रांत बना दिए गए थे। ये बात दोस्तों आपको पता होगी। यहाँ से स्टार्ट हो गया था एक तरीके से संसद, कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2-3 बातें और याद रखनी है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC की बात कर रहा हूं मैं केवल यहाँ, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी इस समय तक 1885 में, और 1885 से 7 साल तक उन्होंने भी कुछ वैसा किया होगा 1892 तक। ठीक है, तो अब ये भी कह सकते हैं कि इस अधिनियम को कांग्रेस के दबाव से भी लाया गया था। लेकिन उस समय तो कांग्रेस का दबाव था, नरम दल का दबाव। आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप ये देख सकते हैं, जब कांग्रेस बनी थी
तो कांग्रेस का काम केवल याचिका करना होता था, प्रार्थना पत्र द्वारा या पत्र द्वारा उन्होंने विनय करते थे जब कुछ कार्य होते थे। उनके कार्य भी नहीं होते थे, केवल मतलब नरम दल था, ये कुछ करते ऐसा खास नहीं थे। तो भारत लेकिन फिर भी दबाव तो बनाया ही था। इनकी क्या मांगे थी? अच्छा दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई हैं, ये आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि रही होगी। ठीक है, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। अगर कांग्रेस की बात की जाए दोस्तों, हम कांग्रेस की बात करते हैं पहले थोड़ी सी। तो कांग्रेस की स्थापना माना जाता है हिस्ट्री में कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी, क्या जो भी जन असंतोष उभर रहा था उसे कंट्रोल करने के लिए। तो वहां के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, इन्होंने की थी कांग्रेस की स्थापना। ये इसके पहले महासचिव बने थे, आप इमेज देख सकते हैं। ये A.O. ह्यूम है, काफी लंबी दाढ़ी रखने वाले, और इन्होंने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, ये आपको याद रखना है जरूर। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर को, मतलब 28 दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई, आज के समय की मुंबई। ठीक है, और बम्बई में भी कहाँ हुआ था? गोकुल दास संस्कृत विद्यालय था, कोई महाविद्यालय था, इसमें हुई थी। ठीक है, और इसमें केवल कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? केवल 72 प्रतिनिधि थे। ये भी आपको याद रखना है कि इतने प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। और जब पहला इसका अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। याद रखना है, बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने की थी उस समय इसकी अध्यक्षता। इमेज देखने से दोस्तों याद रहता है थोड़ा बहुत। हमारा ये मानना है कि अगर हम विजुअल कोई चीजें देखते हैं तो वो ज्यादा समय तक याद रह पाती हैं। तो याद रखना है कि ये कांग्रेस की बात हुई। थोड़ी सी बात जान लेते हैं इसके बारे में भी। अब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इन्होंने मांगे रखी कुछ। पहली मांग क्या थी? इन्होंने पहली मांग रखी कि जो इंडियन सिविल सर्विस है उसके एग्जाम का आयोजन दोनों जगह किया जाए, इंग्लैंड और इंडिया में भी, ब्रिटेन या इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड या इंडिया दोनों जगह उसका आयोजन किया जाए। इसका मतलब ये था कि अब तक जो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम हो रहा था वो केवल इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने मांग की कि वो इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी आयोजित की जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरी मांग क्या थी कि जो परिषद है, परिषद में और अधिकार दिए जाएं। अधिकार की मांग कर रहे थे जो गैर सरकारी सदस्य थे, तो उनकी अधिकार दिए जाएं और ज्यादा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ मांग की थी कि अगर जो परिषद में सदस्य चुने जा रहे हैं तो उनका निर्वाचन हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चाह रहे थे कि उसका हो निर्वाचन। तो अब ये मांग किससे कर रहे थे दोस्तों? तो वायसराय से मांग की थी। अच्छा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय था उसका नाम वो था उस समय लॉर्ड डफरिन। नाम जरूर याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डफरिन। इमेज भी आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा, जब ये अधिनियम आया था, जिस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उस समय कौन था वायसराय? उस समय था लॉर्ड लैंसडाउन। ये भी याद रखना है, लॉर्ड लैंसडाउन। इसकी भी इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है लॉर्ड लैंसडाउन। और इस समय आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो अब ये मांग कर रहे थे कांग्रेस। कांग्रेस ने मांग किससे की होगी? वायसराय थे। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड लैंसडाउन। और उसने बात किससे की होगी? भारत सचिव थे। और भारत सचिव कहाँ था? भारत सचिव था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में तो था ये, ब्रिटेन में। ठीक है, इसका नाम क्या था भारत सचिव का उस समय? ये था रिचर्ड एस्टन क्रॉस। ये नाम याद रखना है, तो रिचर्ड एस्टर क्रॉस था उस समय, ये भारत सचिव था। इसकी भी इमेज आप इस बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी इस तरीके से बातें हुई। ठीक है, ये बात हुई कांग्रेस की। और मैंने आपको पहले बताया था उसमें भारतीय भी असंतुष्ट थे, और दूसरा जो भारत सरकार भी वो भी असंतुष्ट थी। वो भी चाह रही थी कि भारतीयों का थोड़ा सहयोग लेकर शासन व्यवस्था खुद से चलाई जाए, यानी हर मैटर में भारत सचिव से ही ना पूछा जाए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब कांग्रेस ने ये बनाया दबाव, और दबाव किस पर बनाया था? लॉर्ड लैंसडाउन जो कि वायसराय था। वायसराय ने बात किससे की? जो भारत सचिव था। भारत सचिव कौन था उस समय? रिचर्ड एस्टन क्रॉस। अब ये क्या करेगा? ये करेगा ब्रिटेन की संसद में बिल पारित, या सॉरी प्रस्ताव लाएगा।
ब्रिटेन संसद में। ठीक है, ब्रिटेन संसद में लाया ये प्रस्ताव, और जब वो प्रस्ताव पारित हो गया तो उसे ही बोला गया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। और ये पारित कब हुआ था दोस्तों? तो आपको याद रखना है, ये पारित हुआ 20 जून और 1892 को ये पारित हुआ। लागू कब होगा? ये 3 फरवरी को लागू होगा। जब 3 फरवरी को लागू हुआ तो 1893 में लागू हुआ। तो ये बातें आपको याद रखनी है, एक बिल्कुल इमेज की तरह से याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना के समय चर्चिल नाम का था, चर्चिल वो नहीं जो विंस्टन चर्चिल था, एक रेडोल्फ चर्चिल, रेडोल्फ चर्चिल, ये था उस समय भारत का सचिव जब कांग्रेस की स्थापना हुई, भारत सचिव। ठीक है, इसकी इमेज आप देख सकते हैं एक बार। एक विंस्टन चर्चिल है जो 1945 के समथिंग आएगा। ठीक है, याद रखना है आपको, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपको याद रखना है ये प्रधानमंत्री वो चर्चिल नहीं है, ये चर्चिल है उसका बाप शायद, देख सकते हैं आप इस बार। तो रेडोल्फ चर्चिल था जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। और बम्बई में भी एक विद्यालय था, महाविद्यालय था, यहाँ पर इसका पहला अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता की थी व्योमेश-चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, अच्छा एक बात और, जो ए ओ होम है इसको तो जाता ही है, ऑक्टेवियन होम करके इसका कुछ नाम था। ठीक है, तो इसके साथ साथ किसको दिया जाता है श्रेय? जो भारत में थे तो उसमें दिया जाता है तो दादा भाई नेरोजी, ये नाम भी याद रख लेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं ना। और दूसरे थे दिनेश वाचा। इन दोनों को, इन 3 लोगों को दिया जाता है कांग्रेस की स्थापना का श्रेय। एक तो ए ओ होम को, दूसरे दादा भाई नेरोजी और एक दिनेश वाचा। इन्हें बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी को। ये आपको याद रखना है, ये बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी हुई इसकी पृष्ठभूमि। अब बात कर लेते हैं हम एक बार कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। एक बार थोड़ा सा और ध्यान देंगे कुछ बातों पर। तो एक बार आप ये स्क्रीन पर एक स्लाइड देख सकते हैं। ये कुछ ही कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण ये 1892 का अधिनियम लाया गया था। देख सकते हैं आप, सबसे प्रथम इसमें लिखा हुआ है आईएनसी का दबाव। यहाँ आईएनसी से मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो अब मैं बात करता हूँ 1892 के अधिनियम की, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप एक बार, थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, परिषद का आकार बढ़ाया गया। पहला इंपॉर्टेंट बात इसमें ये किया गया कि जो भारत जो परिषद बनी हुई थी उसमें जो सदस्य थे व्यवस्थापिका में, उनका आकार बढ़ा दिया गया, चाहे केंद्र की बात हो और चाहे प्रांत की, केंद्र या प्रांत दोनों जगह। तो आपको पता होगा सर्वप्रथम प्रांत में सरकार कहाँ बनी थी? तो 1861 के अधिनियम में बनी थी। आपको याद रखना है जरूर। वीडियो आप बिल्कुल आराम से देखें और कहानी के तरीके से देखोगे तो आपको सारी बातें याद रहेंगी। ठीक है, आधी हिस्ट्री भी इसी में कवर हो जाएगी, भारतीय संविधान का जो विकास है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दूसरी इस पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी बजट पर बहस का अधिकार। बहस का अधिकार मिला था यहाँ पर। अच्छा एक बार हम इसकी बात भी करते हैं इससे आगे, लेकिन आप एक बार ये स्लाइड देख सकते हैं। आप स्लाइड देखें, आराम से देखें। तो देखें, मैंने इसमें शक्तियों का पृथक्करण किया है और आप ये देख सकते हैं कि 2 जगह अधिकार दिए गए हैं। एक तो बजट पर अधिकार दिया गया है और दूसरा प्रश्न पूछने की बात की गई है। आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट का निशान लगाया है इस पर कि बजट पर जो बहस है उस पर जो गैर सरकारी सदस्य थे उस पर बहस कर सकते थे, लेकिन ना तो प्रस्ताव ला सकते थे, ना कोई पूरा क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, और भी कुछ ये काम नहीं कर सकते थे, केवल बहस कर सकते थे बजट पर, आपको याद रखना है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन प्रश्न होना चाहिए सार्वजनिक हित में। अगर कोई प्रश्न पूछ भी रहे हैं तो सार्वजनिक हित का प्रश्न होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये थी कि उस प्रश्न को पूछने से पहले उन्हें 6 दिन का नोटिस देना होगा। और तीसरी बात उसमें यह है कि सरकार चाहे तो उसे मना भी कर सकती थी बिना कारण बताए। अगर सरकार उस क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर पाई है या जवाब देना उचित नहीं समझती है तो आप देख सकते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है सरकार मना कर सकती थी
बिना कारण बताए। ठीक है, तो आप ये स्लाइड आप एक बार आराम से देखें, यह अधिनियम इतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं इधर, देखिए, तो बजट पर बहस का अधिकार मिला, लेकिन प्रस्ताव नहीं ला सकते थे, प्रस्ताव नहीं, ठीक है, ना ही पूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न। ठीक है, अच्छा आप एक बार बताएंगे कि प्रश्नकाल कौन सा घंटा होता है जो हमारी संसद होती है, उसमें प्रश्नकाल कौन सा है, ये आपको बताना है कमेंट में जरूर। अच्छा, ना तो प्रश्न पूछ सकते थे, अगर प्रश्न पूछना भी है तो प्रश्न होना चाहिए वो सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित का प्रश्न हो, सबसे पहली बात। और उसके बाद वो 6 दिन के नोटिस का होना चाहिए, 6 दिन का नोटिस देना होगा सरकार को, जब तक वो जवाब तैयार कर ले अपना। ठीक है, अगर चाहे तो सरकार मना कर सकती है बिना कुछ कारण बताए, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बातें हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको याद रखना है कि बजट पर बहस का अधिकार कब मिला है, तो बजट 92 के नाम से आपको याद रखना है कि बजट पर बहस का अधिकार मिला था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो चैनल के ऐड के बाद अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो अब मैंने बात की थी कि परिषद का आकार बढ़ाया गया था, तो केंद्र जो था उसमें कम से कम संख्या 10 होनी चाहिए या 16 होनी चाहिए जो परिषद के सदस्यों की संख्या थी, ऐसी व्यवस्था की गई थी। इस समय आपको याद रखना है जो कुल 24 सदस्य थे उसमें से केवल 5 भारतीय थे अब तक, इस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो अधिकतम संख्या उसमें 16 कर दी गई थी, या तो कम से कम 10 हो या अधिक से अधिक 16। और उसमें भी एक व्यवस्था की गई थी 2/5 सदस्य उसके भारतीय होने चाहिए। इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि भारत परिषद अधिनियम में अगर सदस्य चुने भी जा रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, 2/5 सदस्य उसके भारतीय होने चाहिए। अच्छा, प्रांतों की बात की जाए तो सबसे अधिक सदस्य बंगाल में थे, एक तो बंगाल में भी 20 थे और मद्रास में भी 20 थे। और हमारा जो यूपी है उसे संयुक्त प्रांत बोलते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत, उस समय 15 थे। अवध में भी शायद 15 ही थे, और सबसे कम बम्बई में थे, उस समय 8 थे सदस्य। याद रख सकते हैं, ये पूछा तो जाना वाला है नहीं, लेकिन अगर याद रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन एक बात और याद रखें, ये धीरे धीरे भारतीयों को अधिकार दिए जा रहे हैं। 1861 में केवल इतना दिया गया था, उन्हें चुना गया था। लेकिन 1892 में, 1861 में क्या हुआ था, जो वो भारतीय थे वो केवल आए और केवल परिषद में जब कोई कानून बनता था तो चुप बैठते थे। लेकिन 1892 के अधिनियम द्वारा उन्हें बहस करने का अधिकार दिया गया था बजट पर। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे कैसे भारतीयों को अधिकार दिए जाएंगे ये आप देखेंगे। उसके बाद आएगा 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, उसके बाद आएगा चेम्सफोर्ड मोंटेस्क्यू सुधार, तो वो आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा, और लास्ट में आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके बाद स्टार्ट होगी बाकी जो भी हमारी स्वतंत्रता के बाद का भारत है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात और समझ सकते हैं इसकी, ज़्यादा कुछ बातें नहीं है। इस अधिनियम के माध्यम से 2-3 बातें और याद रखनी है। सबसे पहली बात, इस अधिनियम के माध्यम से ही निर्वाचन पद्धति स्टार्ट हुई, निर्वाचन पद्धति। हालांकि निर्वाचन शब्द का जिक्र नहीं हुआ है इस अधिनियम में, कहीं भी नहीं आया है, लेकिन एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन तो हुआ ही है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है यहाँ से, तो याद रखना है। धीरे धीरे प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होगा, 1909 में आगे दिया जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार, लेकिन इस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अधिकार मिल चुका था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। प्रतिनिधित्व का मतलब है अलग अलग संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा परिषद में, प्रतिनिधित्व की शुरुआत। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें शुरुआत की गई थी। अब मान लो कोई जिला बोर्ड है, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों, नगर पालिकाओं या यानी अदर कुछ भी आप ध्यान रखेंगे, इनका भी प्रतिनिधित्व हो रहा था उस समय, किसमें, भारत परिषद में। इनकी सुझाव लिए जाते थे और उसके आधार पर जो वायसराय था वो सदस्य चुनता था। तो एक प्रकार से ये तो आप कह सकते हैं कि निर्वाचन तो हो ही रहा था इनके माध्यम से, ये भी चुन के बताते थे कि इसे चुना जाए, तो वायसराय उसे परिषद में चुनता था। ठीक है, तो ये बातें हुई इस अधिनियम की, आपको याद रखना है। निर्वाचन की स्टार्ट हुई है, निर्वाचन शब्द इस अधिनियम में कहीं भी नहीं आया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत धीरे धीरे होगी आगे चल के, आपको याद रखना है।
तो आगे मिलेगा हमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार। तो ये लगभग इसकी जितनी भी बातें थी वो सारी बातें हो चुकी हैं, मुझे लगता नहीं कुछ बचा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरा अधिनियम 1892 का पूरा भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद लाएंगे हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।